हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रिच डैड पुअर डैड की समरी लेकर आई हूँ। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अमेरिकन मल्टी मिलियनियर, इन्वेस्टर, बिजनेस ऑनर, एजुकेटर और एक स्पीकर हैं। अगर आपने कभी गूगल पर बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक सर्च किया है तो रिच डैड पुअर डैड उस सर्च में सबसे ऊपर रही होगी। यह बुक अमेज़ॉन के पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कैटेगरी में #1 और दुनिया में हाउ टू कैटेगरी में अब तक की जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनमें 3rd लॉन्गेस्ट रनिंग बेस्ट सेलर है। ये द न्यूयॉर्क टाइम की लगातार 6 सालों तक टॉप बेस्ट सेलर बुक रही और 2 साल तक USA टुडे की #1 मनी बुक रही। साल 2002 में प्रकाशित रॉबर्ट टी कियोसाकी की यह बुक अभी तक 46+ मिलियन कॉपी बिक चुकी है। यह बुक एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट से लेकर एक टीचर, बिजनेसमैन और उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं उनके 2 पिता हैं। एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस बुक में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में लिखा है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए, एट्सेट्रा। यह बुक लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करेगी। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप कैसे फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं तो इस ऑडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी की पर्सनल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो बायोलॉजिकल फादर थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उन्होंने PhD भी करा था और उनके दूसरे फादर जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड के फादर थे उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं करी थी। उनके दोनों फादर ही अपने अपने करियर में सफल थे। उनके जो बायोलॉजिकल फादर थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उनके फ्रेंड के फादर जिन्हें वो रिच डैड कहते थे वो शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। जब वो पैसों के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए भी अलग अलग थे। उनके पुअर डैड का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ है और रिच डैड का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं का जड़ है। अब ऑथर के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के मामले में दोनों के नज़रिए बिल्कुल अलग थे। हालांकि ऑथर के दोनों पिता ही उनकी भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं ले सकते, हमारी औकात नहीं है। वहीं उनके रिच डैड का मानना था कि इन शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें इन सारे शब्दों से सख्त नफ़रत थी, यहाँ तक कि उन्होंने ऑथर को इन शब्दों का इस्तेमाल करने से सख्त मना किया। उनके रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे वो चीज़ ले सकते हो। उनका मानना है कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम यह चीज़ कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है और माइंड एक्टिव मोड में हो जाता है। उनके पुअर डैड कहते थे कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। जब तक रिस्क नहीं लोगे कभी सक्सेस नहीं बनोगे। पुअर डैड कहते थे बहुत पढ़ाई करो, कॉलेज की डिग्री लो और एक सिक्योर जॉब कर लो। वहीं रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। 19 साल की एज में रॉबर्ट कियोसाकी ने डिसाइड करा कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे और पैसों के मामले में वो अपने पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वहीं लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। ऑथर के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। ऑथर और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके
अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताईं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता ही नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मिडिल क्लास आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों बाद अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किए। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए ज़रा। लंबे समय से आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना पैसा आप बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वहीं लाइबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लाइबिलिटीज़ खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट ज़रूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है उसे ज़रूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है या किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में 2 भाग होता है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 भाग होते हैं, एक एसेट और दूसरी लाइबिलिटीज़। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे ज़मीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। लाइबिलिटीज़ का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन एट्सेट्रा। आइए एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एरो हमें कैश फ्लो यानी पैसों का बहाव बताती है कि आपके पास पैसे कैसे व कहाँ से आ रहा है और वह कहाँ व कैसे बाहर जा रहा है। एक गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ इस डायग्राम के जैसा होता है। मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा कर, घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास न के बराबर पैसा बचता है। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता है। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट में नहीं लगाते, बल्कि वह उन्हें टेलीविज़न आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट के बारे में बताया ही नहीं होता है, न तो उनके स्कूल में, न माँ बाप ने, न तो दोस्तों ने। लाइबिलिटीज़ वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं बचते हैं। आइए अब एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। मिडिल क्लास लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लाइबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ जाता है। उनकी पूरी सैलरी उनके महीने के खर्च में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट का कॉलम खाली रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा बनाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लाइबिलिटी से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे। पैसा काम कैसे करता है यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है।
वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते हैं कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यह समस्या फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से होती है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में न ही वह उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्याएं आएंगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। ऑथर को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जांच परख करके इन्वेस्ट करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीज़ें आखिर में ख़रीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। जिन गरीब या मिडिल क्लास लोगों की लॉटरी लगती है वह भी अपनी एसेट पर इन्वेस्ट करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, पायलट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर यह वह नहीं समझ पाते कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 टाइप्स का होता है। पहला ऑर्डिनरी यानी कि आपकी सैलरी, दूसरा पैसिव यानी कि रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा जहां से आपके न रहने और न ध्यान देने पर भी पैसा आए, तीसरा पोर्टफोलियो मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी वह नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से सुनते नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही से बुद्धिमान होते हैं वो नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उन्हें तुरंत नोट कर लेते हैं। वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं।
फाइनेंशियल नॉलेज न होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाले किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती है। इसीलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल न डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि उस गलती से सीख कर आगे अच्छा करना है। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रहते थे, वो एक बार एक स्थान से गुजर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ की रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही ख़राब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहाँ के एक घर पे नोटिस बोर्ड बहुत दिन से लगा है। तब वो उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी घर देखने के लिए नहीं आया, तो आप ही ये घर ले लो। रॉबर्ट को घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में ख़रीद लिया। 1-2 साल बाद जब उस जगह पर रियल एस्टेट मार्केट का दाम बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में ख़रीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम से ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रख कर भी पैसा कमाया। उनके 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उस पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वहाँ पर मंदी ख़त्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज़्यादा पैसों में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस स्टेज से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की ज़मीन, घर और छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वह उनके बारे में अच्छे से पढ़ते थे, अच्छे से उसमें नॉलेज हासिल करते थे, फिर मौका तलाशते थे। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए और उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। सो फ्रेंड्स, ये थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। सो इस बुक में जो भी रूल्स बताए गए हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करते हैं या उसे बचा कर रखते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं। सब आप पे डिपेंड करता है। आई होप ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ऑडियो बुक के साथ। थैंक यू सो मच।